वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज और डीडीसी नुमाइंदों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बेहतर काम की बुनियाद पर ही बीजेपी हुकूमत दोबारा आई है, लिहाजा हमें अपने मिशन पर ईमानदारी से काम करना चाहिए। सामान्य तौर पर विकास की कुछ आधारों पर कार्य करते हैं। क्षेत्र पंचायत स्तर पर हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य और क्षेत्र पंचायत के प्रमुख कार्य कर रहे हैं। जनपद स्तर पर जिला पंचायत के सदस्य और जिला पंचायत के अध्यक्ष वहां पर विकास की इस मुख्य धारा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप विकास के कार्यक्रमों को द्रुत गति से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन आपके प्रतिनिधि भी देखिए, ये व्यवस्था कैसे आगे बढ़ाने का कार्य हुआ कि आपका एक मुखर स्वर विधानसभा में भी गूंजता हुआ दिखाई दे, विधान परिषद में गूंजता हुआ दिखाई दे, प्रदेश की उच्च सदन में गूंजता हुआ दिखाई दे। इसके लिए 36 ऐसे सदस्य पूरे प्रदेश के अंदर चुने जाते हैं और प्रदेश के अंदर चुने जाने वाले इन 36 सदस्यों में से आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी क्षेत्रों के मतदाताओं को जिन्होंने हमारे 36 में से 9 यानी 25% सदस्य निर्विरोध चुन करके पहले भेज दिए हैं। 9 निर्विरोध चुन करके चले गए हैं। जो निर्विरोध चुने गए हैं, मैं वहां के सभी मतदाताओं को और निर्वाचित जो हमारे सदस्य हैं उनको मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। बुलंदशहर में एक सिपाही ने सरकारी राइफल से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने वाला सिपाही गार्ड में तैनात था। खुदकुशी की वजह ताहाल वाज़ेह नहीं हो पाई है। सिपाही मेरठ का रहने वाला था। वाक़े की इत्तला मिलते ही एसपी समेत आला पुलिस अफसरान मौके पर पहुंच गए। पंचनामे के बाद सिपाही की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। महंगाई और पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने आज मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया, जिसके तहत आज कानपुर में मूलगंज चौराहे पर गैस सिलेंडर रखकर और जिला कांग्रेस कमेटी नॉर्थ की अलामती प्ले कार्ड लेकर कांग्रेस के ओहदेदारों और कारकुनों ने नारे लगाए। इस मामले पर हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने साबिक कांग्रेस रुकने असेंबली संजीव दरियाबादी से बात की। लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। जिस तरह से लगातार पिछले 8 दिनों में लगातार कीमतें बढ़ी हैं, उसका असर दिखाई दे रहा है। आज पूरे देश में जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ संजीव दरियाबादी जो कि पूर्व विधायक हैं मौजूद है, उनसे बात करते हैं। संजीव जी, किस तरह से आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं सरकार? देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने पूरे हिंदुस्तान में एक आह्वान अपनी कांग्रेस की जिला इकाइयों को करने का काम किया। जिस तरह से निरंतर इधर 8 दिन से, पूर्व में तो पेट्रोलियम और डीजल के और गैस के दाम बढ़ ही रहे, लेकिन इधर 8 दिन से लगातार चाहे वो गैस हो उस पर 50 रुपये बढ़ाने का काम हो और पर डे किसी दिन 120 रुपये, 80 रुपये, 50 पैसे इस तरह से दाम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और पेट्रोलियम पदार्थों का जब दाम बढ़ता तो निश्चित तौर से चारों ओर महंगाई के हाहाकार होती, जिससे आम जनमानस, आम जनता प्रभावित होने का काम करती। डीजल के जब रेट बढ़ते हैं तो निश्चित तौर से ट्रांसपोर्ट का रेट बढ़ता है। जब ट्रांसपोर्ट का रेट बढ़ता है तो तमाम चीज़ों पर महंगाई बढ़ने का काम होता है, जिसका सारा असर नागरिकों को पढ़ने का काम हो रहा। जो गरीब जनता त्राही त्राही करने का काम कर रहे, लेकिन सरकार के कान में जू रेंगने का काम नहीं हो रहा। अभी 2 महीने तक चुनाव थे, किसी तरह के पेट्रोलियम पदार्थों में कोई वृद्धि करने का काम नहीं हुआ। और जिस दिन से चुनाव संपन्न हुए, यहाँ पर शपथ ग्रहण हो गया, उसके बाद से सरकार कहती है कि पेट्रोल कंपनियां अपना रेट का निर्धारण खुद करती है। अगर पेट्रोलियम कंपनियां पे सरकारों का नियंत्रण नहीं है तो ये 2 महीने तक ये रेट क्यों स्थिर रहे? तो हम इस सरकार से, हमारी कांग्रेस पार्टी मांग करना चाहती है कि जनता की त्राहीमाम समस्या को देखते हुए पेट्रोल के, डीजल के, गैस के, सरसों के तेल पे बढ़े दामों को वापस लेने का काम करे, जिससे कि आम जनमानस को निजात मिल सके।
जिस तरह से आपने देखा कि संजीव दरियावादी जो कि पूर्व विधायक हैं, साफ तौर से इनका कहना है कि पूरे देश में आज यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है महंगाई के खिलाफ। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। चुनाव के वक्त इसकी कीमतें नहीं बढ़ाई गई, लेकिन चुनाव खत्म होते ही कीमतें बढ़ा दी गई। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। मेरठ की हस्तिनापुर सीट से एमएलए और नई योगी हुकूमत में वजीर ममलिकत बराए पानी दिनेश खटक के इंचार्ज संभालने के बाद मेरठ पहुंचने पर पार्टी कारकुनान ने पुरजोश खैर मकदम किया। सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दूसरी मरतबा वजीर बनाए जाने पर वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया किया। दिनेश खटक ने कहा कि हस्तिनापुर असेंबली सीट की अपनी एक तारीखी अहमियत है। एसपी और बीएसपी की हुकूमतों के दौरान इसके साथ इम्तियाजी सलूक किया गया था, लेकिन अब यहाँ वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ के आने के बाद हस्तिनापुर की रौनक लौट आई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो अभूतपूर्व कार्यक्रम हुए हैं, जितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो गरीब के लिए, नौजवान के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ वो काम जो हुए हैं, उसी को लेकर 2014 से 22 तक की सरकारें, 4 बार बीजेपी की सरकार बनना भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर ये अभूतपूर्व है और ये निरंतर चलता रहेगा। मेरठ जिले के अंदर आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा यदि विकास हुआ है तो वो 2014 से लेकर 2022 के अंदर हुआ है। बुलंदशहर में एक सिपाही ने सरकारी राइफल से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। खुदकुशी करने वाला सिपाही गार्ड में तैनात था। खुदकुशी की वजह ताहाल वाज़ेह नहीं हो पाई है। सिपाही मेरठ का रहने वाला था। वाक़े की तौर मिलते ही एसपी समेत आला पुलिस अफसरान मौके पर पहुंच गए। पंचनामे के बाद सिपाही की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। एक गार्ड रहती है, उस गार्ड में हमारे एक हेड कांस्टेबल हैं, रजवीर जिनका नाम है, करीब 55 साल की उम्र है। तो ये यहाँ पर ड्यूटी में थे और चूँकि इनका ही बगल में अपना घर ले रखा था, तो वहाँ पर ये आते जाते रहते थे अपनी ड्यूटी आप में। आज ये भी घर पे गए थे तो ये सूचना आई थी। अपना जो उनके पास इंसास राइफल थी, ये साथ ही रख रखते थे, चूँकि गार्ड में थे तो इंसास राइफल अपने साथ ही रखते थे। तो वहाँ पर ये सूचना आई है कि इन्होंने गोली मार ली है। बाकी छानबीन कराई जा रही है और उनका अभी कार्रवाई वैधानिक कार्रवाई। सर अभी तक कोई मौत की वजह निकल पाई है क्या? नहीं, अभी कोई इस पर कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। अभी तो जस्ट हम लोग पहुँचे हैं, अभी बाड़ी अस्पताल में गए और उसके आगे कार्रवाई करें। कानपुर के चमनगंज थाने के तहत 26 मार्च को फायरिंग का वाकया पेश आया था, जिसमें एक शख्स के हाथ पर गोली लगी थी और सानू समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन अब इस मामले पर सानू के घर वाले पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं और मिन्नतें कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सानू और ख़ानदान के अफराद जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है वो इस मामले में कहीं नहीं है। जिस वक्त फायरिंग हुई उस वक्त की सीसीटीवी फुटेज मौजूद है और जिन पर मुकदमा दर्ज किया गया है वो अपनी दुकान पर मौजूद थे। सानू के ख़ानदान ने इंसाफ की गुहार लगाई है। ये है कि हम 21 तारीख को ये पेशी पे आए थे और क्या कहते वहाँ मीटिंग बनाए कि क्या कहते अपने हाथ पे तुम गोली मार, यूसुफ से कहा कि आप गोली मार लीजिए और सानू को उनके साथियों को फंसा दिया जाए। और वहाँ पर सनी भी थे, सकलैन थे और क्या कहते उनका बहनोई जिसान था इच्चे का। और क्या कहते वहाँ बनाए हमने 24 तारीख को कमिश्नर के पास एप्लीकेशन अपनी दी और कहा कि क्या कहते अगर मेरे पति के ऊपर क्या मतलब कोई बात ना आए इसलिए एप्लीकेशन हम दे रहेंगे रहा। तो उसके 26 तारीख को ये वारदात हो गई, उसमें मेरे पति का नाम दे दिया गया। थाने में उनका नाम लेना, उसे छोटे वाले का देवर का मेरे नाम। कौन है जिनको बैठा है? समीर नाम है, जेठ है मेरे वो। कब से बैठा है? उनको 6 दिन हो गए बेटा। जिस दिन वारदात हुई उसी दिन क्या कहते हैं आके शादी वर्दी में ले गए। वहाँ ये हो रहा है कि यहाँ जांच होगी। मेरे पास वीडियो है जहाँ पर क्या कहते मेरे पति ऑफिस से वहाँ बैठे, जिस टाइम की घटना है उस टाइम में मेरे पति वहीं बैठे हैं। 10 से 11 बजे तक की मेरे पास वीडियो है, मेरे पति वहीं है और जिस टाइम पे घटना हुई है। मध्य प्रदेश के रेवा में मुनक्किदा उर्स में कवाल ने स्टेज से भारत के लिए धमकी आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ मध्य प्रदेश में एफआईआर दर्ज की गई। दरअसल ये कवाल शरीफ परवेज बीकनगंज कानपुर का रहने वाला है, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और अब एमपी की पुलिस गिरफ्तारी के लिए कानपुर में डेरे डाले हुए है। कानपुर पुलिस ने भी इस मामले की जाँच में सपोर्ट की यकीन दहानी कराई है।
देखिए, ये मामला मध्य प्रदेश का है और हमें जो ज्ञात हुआ है कि जिनको मध्य प्रदेश पुलिस अपने किसी केस में तलाश कर रही है वो कानपुर के रहने वाले हैं। तो निस्संदेह मध्य प्रदेश पुलिस इस संबंध में जो भी हमसे मदद की उम्मीद करेगी या जो भी उनका हमसे सहयोग की अपेक्षा होगी वो कानपुर पुलिस हमेशा करेगी। एंड वी आर हियर रेडी टू सपोर्ट देम फॉर व्हाट। मुल्क में जैसे जैसे कोरोना का असर कम हो रहा है, तमाम तालीमी सरगर्मियां भी बहाल होती जा रही है। हुकूमत की जानिब से जारी हालिया गाइडलाइन के मुताबिक अब गैर मुल्की तलबा को भी अपनी तालीमी सरगर्मियों को जारी रखने के लिए बाकायदा ऑफलाइन मोड में आकर पढ़ाई करनी होगी। AMU के डिप्टी प्रोक्टर डॉक्टर सईद अली नवाज जैदी ने बताया कि उन्हें सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल एजुकेशन ने एक ख़त AMU को लिखकर कहा है कि वो भी अपने यहाँ के ज़ेर तालीम गैर मुल्की तलबा को तमाम रहनुमा हिदायत के मुताबिक बुलाकर तालीम शुरू कराने को कहा गया है। इस ताल्लुक से आज गैर मुल्की तलबा के साथ एक मीटिंग भी मुनक्किद की गई। हमको एक मेल आया है, अरविंद कुमार साहब जो रीजनल डायरेक्टर हैं लखनऊ के, जो फॉरेन अफेयर्स देखते हैं, तो उनका ये कहना है कि आप अपने स्टूडेंट्स को ऑफलाइन मोड पे, जब क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में आ गई हैं और काफ़ी कुछ जो हाइब्रिड मोड था वो ख़त्म हो गया है, तो हमें अपने फॉरेन स्टूडेंट्स को वापस बुला के उनको कहना है कि अब आप ऑफलाइन मोड पे ज्वाइन करें और अपने जो कोविड प्रोटोकॉल है, जो वैक्सीनेशन का जो एक प्रोटोकॉल है, वो उसको फॉलो करें, क्योंकि तभी हम अलाउ करेंगे जब हमारे पास कोविड आपका वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होगा, अपनी कंट्री में लगवा के लेके आए या फिर हमारे यहाँ आके लगवाएं, तभी हम उनको क्लासेस अलाउ करेंगे। ये अभी तक हमने तय किया है क्योंकि ये डायरेक्शन है। बच्चे मासूम होते हैं और उनकी जिस तरह परवरिश की जाए वो उसी रंग में रंग जाते हैं। आज के माहौल में बच्चों की ज़िंदगी में मोबाइल इस तरह शामिल हो गया है कि वो इस्लामी तालीमात से दूर हो रहे हैं। इस्लामी तालीमात को खेल के ज़रिए बच्चों के जहनों तक पहुँचाने की एक खूबसूरत कोशिश समीरा अहमद ने की है। समीरा अहमद ने एक ऐसी किताब तरतीब दी है जिसमें इस्लाम के 5 अरकान को खेल के ज़रिए बच्चों को बताया गया। समीरा का कहना है कि खेल के ज़रिए इस्लामी तालीमात बच्चों के जहन तक आसानी से पहुँचाई जा सकती है। इज्तिमाई तौर पर इस किताब की सताइश की जा रही है। किताब जो है एक तरह से बच्चों को दीन की तरफ लाने के लिए है कि आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं दीन से, दुनिया भर की चीज़ों से एक्सपोजर हो रहा है। तो एक मैंने फ़न तरीक़ा ढूंढा है बच्चों को दीन के पास लाने के लिए। किताब में मैंने 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम लिखे हैं, लेकिन 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम ही नहीं, हर पिलर के बारे में जो उनको बेनिफिट्स मिलते हैं, जो अल्लाह की मोहब्बत है, जो रहमत है, वो मैंने हर पिलर के साथ क्या क्या अल्लाह ने हमें बताया है वो ख़ास तौर से ढूंढ ढूंढ के लिखा है मैंने। बुक बहुत कलरफुल है और हर पिलर के साथ में जिक्सॉ पज़ल है। तो जिक्सॉ पज़ल भी बच्चों को काफ़ी बिजी रखते हैं, फाइन मोटर स्किल्स के लिए अच्छे हैं, मोबाइल से स्क्रीन से थोड़ी देर दूर रहते हैं, कंसंट्रेशन के लिए, IQ के लिए अच्छा है। तो एक छोटी सी मेरी कोशिश थी बच्चों को दीन की तरफ लाने के लिए इन अ वेरी फन वे, इन अ वेरी चाइल्ड फ्रेंडली वे। यूपी में रियासती हुकूमत के अलावा भारत सरकार के इंतोदिया कार्ड याफ्ता गरीब खानदानों को माह में 2 मरतबा मुफ्त राशन तकसीम किया जा रहा था। कोरोना वबा के कहर के बाद गरीब खानदानों तक वक्त पर राशन पहुंचाने का काम जारी रहा, जिसमें मार्च तक तौसी कर दी गई थी। लेकिन इस माह राशन का कोटा वक्त पर जारी न होने से गरीब अफराद न सिर्फ मायूस हैं बल्कि इलेक्शन ख़त्म होने के साथ ही इस सहूलियत के भी ख़त्म हो जाने का खदशा जाहिर कर रहे हैं। हम और हमारा इलेक्शन से पहले खूब आ रहा था राशन, और इलेक्शन के बाद कोई राशन नहीं आया जी, ना फ्री का आया ना मोल का आया। कितने बार मिल रहा था महीने में और कितने? 5 किलो 3 किलो मतलब एक राशन मिलता है गेहूँ, और 5 से 14 किलो चावल हो गया और 21 किलो गेहूँ मिल गया 7 जनों का जी। तो ये पहले टाइम से आ रहा था? पहले लॉकडाउन से बाद में, लॉकडाउन से चल रहा था, बराबर आ रहा था, लेकिन इलेक्शन बाद नहीं आ रहा कोई राशन। इलेक्शन से 2-3 महीने पहले तो फ्री मिला दोनों बार, फिर उसके बाद में जो है ना अब एक बार मिला नहीं, बीच में खाली गेहूँ और चावल दिए, और उसके बाद में फिर ना तो वो दे रिफाइंड ना चने दिए, और अब के बार इस बार एजेंसी बंद है। अब इस महीने आप गए तो क्या पता चला कि बंद एजेंसी के भी आया नहीं राशन, जब आएगा तो बता देंगे, 2-3 चक्कर काटे वहाँ पर। काफ़ी समय से 2 चक्र में उपभोक्ताओं को
राशन वितरण किया जाता था और बहुत अच्छी तरह से वो समय से वितरण हो जाता था। लेकिन इस बार इस मार्च के माह में परेशानी आई है। हमारे DSO साहब जो हैं राघवेंद्र सिंह जी ने, उन्होंने बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन चना तेल ये रिफाइंड ये वहाँ से गुजरात से आया है, तो उसमें गुजरात से आने में देर हुई है और इसमें कमी हमारे गोदामों की भी है, जहाँ से माल हम लोगों को निर्गत किया जाता है, हम कोटेदारों को, वहाँ भी मतलब अव्यवस्था है और उस अव्यवस्था के खिलाफ हमने बहुत सारी शिकायतें कमिश्नर साहब को भी की हैं, DSO साहब को भी की हैं। में जो हमारे पूर्व से निर्धारित है 35 किलो इस पे अंत्योदय कार्ड धारकों को और 5 किलो खाद्यान्न प्रति यूनिट पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को दिया जा रहा है। आज वितरण की अंतिम तिथि है, 31 मार्च तक हमें वितरण सुनिश्चित कराया जाना था। हमारे यहाँ 4,84,252 कार्ड धारकों का आवंटन प्राप्त हुआ था, ये कार्ड धारक है हमारे, और कल तक का जो वितरण हुआ है उसमें लगभग हमारे पास 600-650 कार्ड धारक वंचित रह गए, जिनमें वितरण सुनिश्चित कराया जा रहा है और शाम तक संभवतः हमारा वितरण पूरा हो जाएगा। सारी वस्तुएं हमें प्राप्त हो गई हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का डॉक्टर जाकिर हुसैन इंजीनियरिंग कॉलेज मुल्क की पहली रिमोटली ऑपरेटिव व्हीकल चैंपियनशिप का इनेकाद कल से करने जा रहा है, जिसमें मुल्क भर में 5 टीमें इस मुकाबले में शरीक हो रही हैं। 2 टीमें तमिलनाडु, एक गुजरात और दिल्ली के साथ एक टीम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की रहेगी। इस चैंपियनशिप के जिम्मेदारान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इस तरह का मुकाबला मुल्क में इससे पहले कभी नहीं हुआ। ये एक रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल ROV का कंपटीशन है, जिसका नाम है AMU ROVC, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल चैलेंज। तो ये एक ऐसा नेशनल लेवल का कंपटीशन है जो पहली बार यूनिवर्सिटी में हो रहा है, बल्कि इंडिया में भी इस तरह का नेशनल लेवल का कंपटीशन पहली बार हो रहा है। एक AUV का ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल का कंपटीशन तो होता है इंडिया में, जो कि NIOT में होता है चेन्नई में, मगर ये ROV का कोई कंपटीशन नेशनल लेवल का इंडिया में नहीं होता है। एक इंटरनेशनल कंपटीशन होता है जो कि मीट ROV करके US में होता है। तो ये हम लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। इसमें 10 टीमें पहले इनिशियली इन्होंने रजिस्टर किया था, 5 टीम्स जो है फाइनल के लिए सेलेक्ट हुई हैं। उसमें 2 टीम्स जो हैं वो तमिलनाडु से आ रही हैं इंजीनियरिंग कॉलेज की, एक टीम जो है वो गुजरात से है और एक टीम DTU की है, दिल्ली से है, और एक हमारे कॉलेज की टीम है। तो ये 5 टीम्स हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर की रिहाइशगाह की दीवारों पर मुतनाज़ा नारे लिखे जाने पर कैंपस में ड्यूटी पर तैनात 5 एहलकारों को सस्पेंड किया गया है। वहीं 3 तलबा को भी वजह बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि गुज़िश्ता दिनों वाइस चांसलर की रिहाइशगाह की दीवारों पर कुछ मुतनाज़ा नारे रात के अंधेरे में लिखे गए थे। सुबह जैसे ही इस प्रॉक्टर टीम की नज़र पड़ी तो उसे फौरी मिटवाया गया। ने वाइस चांसलर साहब की जो दीवार है उस पर कुछ ऑब्जेक्शनेबल स्लोगन्स लिख दिए थे, तो उसी सिलसिले में कुछ हमारे पास इन्फॉर्मेशन और ख़बरें आई कि इस काम को करने में कुछ लोगों का हाथ हो सकता है। तो प्राइमा फेसाई जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई उसके बुनियाद पर हमने कुछ लड़कों को, जिसमें 3 नाम हैं, मोहम्मद इमरान उर्फ जलाली, और दूसरा नाम है सलमान गौरी, और तीसरा नाम है हैदर अली। इन लोगों को हमने, जो हमारे पास प्राइमा फेसाई इन्फॉर्मेशन आई थी, उसके बेसिस पे हमने इनको एक नोटिस दिया था और उनसे हमने जवाब मांगा था। असेंबली इंतखाबात में मुरादाबाद देहात से कामयाब हुए समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली हाजी नासिर कुरैशी ने न्यूज़ 18 से ख़ुसूसी बातचीत करते हुए तमाम अहले इस्लाम को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद पेश की। नासिर कुरैशी ने रमज़ान शरीफ के मौके पर अपने इलाके में लोगों से मुलाकात की और रमज़ान शरीफ से मुतल्लिक़ ख़ुसूसी दुआ में भी शिरकत की। नासिर कुरैशी ने कहा कि रमज़ान शरीफ बरकतों का महीना है, इबादत का महीना है और तरावी का महीना होता है। सबको मिलकर इस माह मुबारक में इबादत करनी चाहिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।